हेलो दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम एक कुंडली का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। पिछले वीडियो में जो मैंने कॉम्बिनेशंस और कनेक्शन समझाए थे, तो क्योंकि लोगों को फ्रेंडशिप, एनिमिटी और न्यूट्रल वाला नहीं आइडिया, इसलिए कुछ परेशानियां समझने में आई थी। इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर उसको भी समझा देता हूं और फिर हम चार्ट के ऊपर चलेंगे। और यहाँ पे सवाल यह है कि फाइनेंस जो है वो थोड़ा सा इस समय परेशान कर रहा है, तो वो क्यों परेशान कर रहा है इसको भी समझेंगे और दशाओं को भी लगाएंगे। तो चलिए, आज छुट्टी का दिन है, आराम से बिल्कुल थोड़ा सा नया कुछ सीखते हैं अपन। बिल्कुल बैठ के एक एक चीज को आप चाहोगे तो बारीकी से पकड़ सकते हो, क्योंकि जो चीजें आज समझा रहा हूं ये सभी चार्ट्स में ऊपर से ही आपको दिख जाएंगे। इसके लिए कोई बहुत स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसका स्लॉट ले सकते हो कि ये पूरे का पूरा स्नैपशॉट आप ले लो, तो आप इसको यूज कर पाओगे। सूर्य जो होता है वो दोस्त मानता है चंद्रमा को, मंगल को और गुरु को। दुश्मन मानता है वो शुक्र और शनि को, और वो न्यूट्रल हो जाता है बुध के साथ। इसी तरीके से चंद्रमा जो है वो सूर्य और बुध को तो दोस्त मान लेता है, बाकी सभी से वो न्यूट्रल रहता है, उसके लिए कोई भी दुश्मन नहीं होता। इसके बाद बात करें मंगल की, तो मंगल सूर्य, चंद्रमा, गुरु को अपना दोस्त मानता है, बुध और राहु को अपना दुश्मन समझता है, और शुक्र और शनि को न्यूट्रल मानता है। गुरु जो है वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल को अपना दोस्त मानते हैं। बुध और शुक्र जो है वो उनको अपने दुश्मन मानते हैं। शनि से वो न्यूट्रल हो जाते हैं। फिर बुध की बात करें तो बुध जो है वो सूर्य को और शुक्र को अपने दोस्त मानते हैं। चंद्रमा उनके लिए एक तरीके से दुश्मन हो जाता है। बुध चंद्रमा को दुश्मन मानता है, चंद्रमा किसी को दुश्मन नहीं मानता। ठीक है, तो बुध के लिए मंगल, गुरु और शनि जो है वो न्यूट्रल माने जाते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है शनि और बुध को अपना दोस्त मानते हैं, सूर्य को, चंद्रमा को और मंगल को वो अपना दुश्मन समझते हैं। शुक्र के अंदर ये मंगल जो है, इसको लेके कुछ लोगों में ऐसा एक विरोधाभास है कि क्या वो हमेशा दुश्मन होते हैं कि नहीं होते। तो एक कारण ये होता है कि 1 नंबर के बाद 2 नंबर आता है और 7 नंबर के बाद 8 नंबर आता है। इस कारण से कहीं ना कहीं जब वृषभ लगन बनता है तो 12वें घर में मूल त्रिकोण राशि मंगल की आती है, इसलिए वहां पे हम नेगेटिव मानते हैं। इस कारण से हम उसको एनिमी में कंसिडर करते हैं। कई जगहों पे वो एनिमिटी त्याग कर न्यूट्रल की तरह बिहेव कर जाता है। जुपिटर जो है वो वीनस के पॉइंट से देखें तो वीनस जुपिटर को न्यूट्रल मानता है। शनि जो है वो बुध को और शुक्र को, मर्क्यूरी और वीनस को तो दोस्त मानता है, सूर्य को अपना दुश्मन समझता है, चंद्रमा को दुश्मन समझता है, मंगल के लिए भी वो थोड़ा सा एनिमिटी पॉइंट ही रखता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा विरोधाभास है, लेकिन इसको भी समझा जा सकता है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो 11th हाउस है उसको कई जगहों पे बाधक बताया गया है। तो जब 1 नंबर की कुंडली बनती है तो 11th हाउस का लॉर्ड शनि होता है, इसलिए वो चीजों को बाधा देता है। शनि और मंगल दोनों बिल्कुल अपोजिट तरीके से सोचते हैं। मंगल को सब कुछ तुरंत चाहिए, डायनामिक। शनि जो है वो आलस है, इस कारण से ये एंटी है। तो यहाँ पे इसको भी दुश्मन के तरीके से ट्रीट किया है कि शनि मंगल को अपना दुश्मन मानता है, जबकि शनि गुरु को न्यूट्रल मानता है। राहु के साथ है कि राहु शनि को, शुक्र को, बुध को तो दोस्त मानते हैं, सूर्य, मंगल और चंद्रमा को दुश्मन मानते हैं, गुरु से सम है, न्यूट्रल है। केतु जो है वो बुध से दोस्त है, गुरु से दोस्त है, सूर्य, चंद्रमा और शनि को अपना शत्रु मानते हैं। फिर मंगल और शुक्र से वो अपने आप को सम रखते हैं, न्यूट्रल रखते हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करना है चार्ट के अंदर, अब यहां से यहां पे पहले चलेंगे, फिर चार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरी कुंडली में यहाँ पे लिखा है 10 नंबर से ये कुंडली बन रही है, यानी ये मकर लगन से ये कुंडली बन रही है। मकर लगन से कुंडली बन रही है तो सबसे पहले हम देखें पहले भाव के अंदर केतु विराजमान है। अब केतु शनि को अपना क्या मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे लाल रंग से लिखा
कि केतु जो है जब इस भाव में जाएंगे तो उस भाव के स्वामी को कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे मैं अपने दुश्मन के घर में आ गया हूं, ठीक है। इसीलिए केतु जब शनि, चंद्रमा या सूर्य की राशि में बैठा हो तो वहां पे उस भाव को वो अपने लिए दुश्मन की तरह मानता है कि मैं अपने दुश्मन के क्षेत्र में बैठा हूं। दुश्मन के क्षेत्र में बैठा है तो कुछ ना कुछ परेशानियां करना ही करना है। इसके बाद हम बात करें सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा जो है वो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानते, ना तो यहाँ सूर्य की राशि है ना ही यहाँ बुध की राशि है। इसीलिए चंद्रमा जो है वो यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा, ना अच्छा है ना बुरा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें थर्ड हाउस खाली, फोर्थ हाउस खाली, फिफ्थ खाली, सिक्स्थ भी खाली। सेवंथ हाउस में आइए। सेवंथ हाउस में आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बैठे हैं शुक्र और राहु। शुक्र जो है वो चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, इसीलिए मैरिज वाले हाउस में यहाँ पे शुक्र जो बैठा है ये कहीं ना कहीं मैरिज वाली चीजों को खराब करेगा, क्योंकि वो उसको अपना दुश्मन का घर समझेगा। साथ ही साथ राहु जो है वो भी चंद्रमा को अपना दुश्मन ही मानता है और चंद्रमा की राशि में बैठा है। राहु भले चंद्रमा की राशि में बैठकर चंद्रमा की तरफ प्रभाव करे, लेकिन उस परिस्थिति में भी राहु जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को खराब करने का ही काम करेगा। राहु जब भी चंद्रमा की राशि में आएगा वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे मैं दुश्मन के घर में बैठा हूं, और तो और इतना छल कपट दिखाएगा कि वो कहीं ना कहीं खुद को चंद्रमा बनाएगा। क्यों? क्योंकि राहु और केतु इन दो में खासियत यह है वो राशि के स्वामी का तत्व अपना के मारते हैं, तो यहाँ पे हाईली इमोशनल बनेगा और डिस्टरबेंस और ज्यादा बढ़ाएगा, चंद्रमा का रूप धारण करेगा और चंद्रमा को ही खराब भी करेगा राहु। इसके बाद गुरु को देखें, क्योंकि 8th हाउस में गुरु बैठा हुआ है। गुरु जो है वो सूर्य की राशि में है, जो कि उनकी मित्र राशि है या मित्र की राशि है, इसलिए ये फ्रेंडली है, ब्लैक रंग से लिखा है, ठीक ठाक है। शनि जो है वो बुध की राशि में बैठे हैं और बुध से उनकी दोस्ती है, इसीलिए वो भी फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य जो है, सूर्य बुध को कहीं ना कहीं न्यूट्रल मानते हैं, ठीक है। इस कारण से सूर्य जो होंगे वो न्यूट्रल हो जाएंगे, ना एनिमी ना फ्रेंडशिप। बुध जो है वो अपनी ही राशि में बैठे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट है, उसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया। 10th हाउस में मंगल बैठे हैं। मंगल भी शुक्र की राशि में बैठे हैं। मंगल शुक्र के साथ न्यूट्रल है, इसीलिए वो ना पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी चीज होती है, इसे हम कहते हैं ये है हमारी परमानेंट फ्रेंडशिप या एनिमिटी, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज होती है उसे कहते हैं टेम्पररी एनिमिटी एंड फ्रेंडशिप। तो फटाफट से इस कुंडली के अंदर परमानेंट और टेम्पररी को भी समझ लेते हैं। जो मैंने लिखा है वो है परमानेंट रिलेशन, कि परमानेंट नेचर प्लैनेट्स का क्या है। अब इसके बाद जो बात होगी वो बात होगी कि टेम्पररी इनकी सिचुएशन क्या है। टेम्पररी सिचुएशन के लिए हमें क्या देखना होता है, उसके लिए हम ये देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट जो बैठा है उससे दूसरे ग्रह 4 घर आगे हैं या 4 घर पीछे तक बैठे हैं तो दोस्त, अगर 4 घर आगे 4 घर पीछे से हट गए तो दुश्मन, ठीक है। तो यहां से देखिए, केतु से देखें तो केतु से शनि कितने घर आगे बैठा है, यहां से अगर गिनना शुरू करेंगे तो ऑलमोस्ट 9th हाउस में आया। पीछे के भी 4 घर नहीं, आगे से भी 4 घर नहीं, तो ये क्या हुआ, एनिमी हो गया। यानी केतु जो है वो शनि को अब प्रबल दुश्मन मानेगा। पहले तो वो नैसर्गिक दुश्मन था, तात्कालिक भी दुश्मन है, तो केतु शनि का बहुत ही कट्टर दुश्मन बन जाएगा। साथ ही साथ मंगल को देखिए, मंगल से शुक्र जो बैठे हैं, यहां से गिनेंगे तो 10 घर आगे हैं, पीछे से गिन के देखेंगे तो 4 घर है। तो मंगल और शुक्र जो है ये फ्रेंडली हो जाएंगे, ये दोस्त हो जाएंगे, इसलिए मंगल यहाँ पे न्यूट्रल होने के साथ साथ इसके भी दोस्त हो गए तो न्यूट्रल हो जाएंगे या फ्रेंड हो जाएंगे, कुछ नुकसान नहीं करेंगे। सो मंगल इज ओके। इसके बाद बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो बैठे हैं शनि की राशि में और गिनती गिनेंगे तो फिर ये इनसे आ जाएंगे 8वां, शनि 8वां है। इस कारण से चंद्रमा जो कि न्यूट्रल था वो शनि से कैसा है, दुश्मन है। न्यूट्रल प्लस एनिमी इज एनिमी, तो चंद्रमा जो है वो भी दुश्मन है कहीं ना कहीं। इसके बाद बात करें शुक्र की। शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठे हैं और संबंध 6-8 का है।
4 घर आगे नहीं, 4 घर पीछे नहीं, तो क्या होंगे? एनिमी होंगे, कट्टर एनिमी हो जाएंगे। राहु चंद्रमा के साथ कैसे? 6 घर आगे पीछे, तो ये भी क्या होंगे? कट्टर दुश्मन होंगे। तो ये दोनों कट्टर दुश्मन, ये दोनों कट्टर दुश्मन हो जाएंगे। शनि से कट्टर दुश्मन है केतु, इसी तरीके से चंद्रमा से कट्टर दुश्मन है आपका शुक्र राहु। चंद्रमा भी शनि से दुश्मन की तरह बिहेव करेगा। मंगल इज ओके। नाउ जुपिटर, जुपिटर से देखें तो इस बैठे हैं ये सूर्य की राशि में, ठीक है, इसीलिए सूर्य से देखेंगे, सूर्य एक घर आगे है, दोस्त है, तो ये जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है। शनि से देखेंगे तो शनि बुध के घर में, बुध के साथ बैठे हैं, साथ में बैठा हुआ प्लेनेट तात्कालिक तौर पे शत्रु होता है, लेकिन फिर भी एक युति बनाएगा, यहां तक ये चीजें ओके हैं। ये दोनों नेचुरली क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। सूर्य और शनि तात्कालिक रूप से भी दुश्मन हो रहे हैं, तो सूर्य और शनि ये दोनों ही कहीं ना कहीं दुश्मनी वाली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इतनी चीजें पहले हमें यहां से समझ में आती। परमानेंट जो हमने दिखाया वो, प्लस जो यहां बैठे हैं, यहां से आप जिस भी जो राशि में बैठा है उस स्वामी को गिन लो, वो 4 घर आगे है या 4 घर पीछे, इसके हिसाब से ये समझ में आ जाता है। अब हम चलते हैं जो सवाल थे उनके ऊपर। सवाल ये है कि फाइनेंशियल ट्रबल्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रबल्स आ रहे हैं, दशा इन्होंने बताई है, दशा है शनि में शुक्र की अंतरदशा, शनि में शुक्र की अंतरदशा 2021 से 2024 तक। अब सबसे पहले देखते हैं थॉट प्रोसेस लगना को, ठीक है। लगना जो है वो 21 डिग्री का है, श्रवण नक्षत्र है, नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा, चंद्रमा स्वामी हैं, तो इसका मतलब है कि जातक जो होगा वो काफी इमोशनल प्रवृत्ति का इंसान होगा, ठीक है। चंद्रमा का एक नेचर है कि वो इमोशनल प्रवृत्ति के हैं। लेकिन क्या चंद्रमा अच्छी परिस्थिति में बैठे हैं? चंद्रमा अच्छी परिस्थिति में नहीं बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जिस राशि में वो बैठे हैं उस राशि के साथ अगर देखें तो वो नेचुरली न्यूट्रल थे और तात्कालिक रूप से दुश्मन है। इस कारण से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राशि के स्वामी से चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं बैठा। मन जो है हमेशा किसी ना किसी बात को लेके या तो उदास रहेगा या स्वप्न अवस्था में रहेगा। क्यों? चंद्रमा जो है वो बैठा है शतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का है, और राहु कैसा प्लेनेट है? राहु एक मायावी ग्रह है। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डे ड्रीमिंग में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इमोशंस, दूसरा नक्षत्र शतभिषा राहु का काम क्या है? जो चीजें हैं या नहीं है उसको भी दिखाना, और चंद्रमा उसको क्या करेगा? इमेजिनेशन से और बड़ा बना देगा। ऐसे में इंसान कई बार डे ड्रीमिंग कर सकता है। लेकिन अगर हम इसको प्लस पॉइंट पे देखें तो इस कॉम्बिनेशन के दम पर आप कुछ भी क्रिएटिव इमेजिनेशंस के काम को चालू कर सकते हो। पॉजिटिव साइड को देखिए, चंद्रमा इमेजिनेशन देने वाले राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो जो आपका इमोशंस है और जो आपके पास इमेजिनेशंस की पावर है उसके दम पर आप कोई इमेजिनेशन वाले कामों को करिए, उससे आपको एक सक्सेस मिलेगी। अन्यथा इसका नेगेटिव साइड क्या है? जातक जो है वो दिन भर कुछ ना कुछ सपनों में, ख्यालों में खोया रहेगा, प्रैक्टिकलिटी में कोई एफर्ट्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कर्म कारक शनि से तो वो दुश्मन हो गया ना, इस कारण से प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे एक इस नेचर को खत्म करना पड़ेगा, डे ड्रीमिंग को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के स्वामी का नेचर है कि हर चीज को वो ह्यूज दिखाता है, बड़ा सा दिखाता है, लेकिन सपने में दिखाता है। राहु इसीलिए कहीं ना कहीं नेगेटिव माना जाता है। तो ये चीज आपको पहले कंट्रोल करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, जो दशा चल रही है वो चल रही है शनि और शुक्र की। शनि जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं, जबकि वो किस्मत के घर में बैठे हैं, ठीक है। दूसरी चीज को भी समझिए, किस्मत के घर का मालिक तो किस्मत में बैठा है, लेकिन वो संघर्ष के घर का भी मालिक है। जब संघर्ष के घर का मालिक किस्मत के साथ जुड़ जाता है तो जिंदगी में संघर्ष के बिना किस्मत खुल नहीं सकती। यानी कि अगर हमने घर में बैठ के डे ड्रीमिंग की तो हमारी किस्मत जिंदगी में कभी नहीं खुलेगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन किस्मत नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर संघर्ष जुड़ा है। जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक आपकी किस्मत किसी कीमत पे नहीं खुलेगी। इसीलिए आपको डे ड्रीमिंग तो छोड़नी ही पड़ेगी, ये मान के चलिए। ज्यादातर ग्रह जो है वो 9th हाउस में फॉर्मेशन ले रहे हैं। हम इस योग को भी अभी जस्ट स्टडी करेंगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है ना 6 का, जब भी 9 के साथ कनेक्शन बनता है तो बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद ही किस्मत चालू होती है। इसको समझना जरूरी है। इसके बाद बात करें
कि ये कॉम्बिनेशन क्या कहता है, और फिर आ जाएंगे फटाफट से इन दोनों चीजों के ऊपर। क्योंकि ये तो दिख रहा है ना कि शुक्र तो दुश्मन हो रहा है, शुक्र परेशान हो रहा है, इसीलिए शुक्र की अंतरदशा जो है वो जॉब को परेशान कर रही है, और 5th हाउस क्रिएटिविटी को परेशान कर रही है। अगर आप इस सवाल का ही सिर्फ जवाब चाहते हो कि इस समय आर्थिक पे परेशानी क्यों आ रही है, तो इसका जवाब तो मैं ऐसे भी दे सकता हूं कि शनि यहां पे गोचर कर रहा है, और आप देख लो शनि और केतु उसका कट्टर दुश्मन। तो और केतु का काम है जो भी चीज चल रही है उसको खत्म करो। तो अपना सबसे प्रबल दुश्मन केतु जब शनि से टकराएगा तो शनि को बिल्कुल खत्म करेगा। शनि को खत्म करने का मतलब है आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी सेविंग्स को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ पे आप 7.5 की तरफ बढ़ रहे हो। चंद्रमा नेचुरल वे में शनि का कोई दोस्त नहीं है, तो वो शनि जब उसकी तरफ बढ़ेगा तो मन में और नेगेटिविटी डालेगा, इसलिए भी आप परेशान हो। शनि का केतु के साथ कनेक्ट होना भी परेशानी करता है। ऊपर से शनि यहां बैठ के दृष्टि डाल रहा है 10th हाउस पे, इसीलिए पिछले 2-2.5 साल से प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा चुनौतियां भी दे रहा है। तो ये केतु जो सबसे प्रबल दुश्मन है शनि का, गोचर में शनि उसके सामने आ चुका है, इसलिए ये परेशानी है। अप्रैल में जब ये आगे बढ़ जाएंगे शनि यहां से, तो थोड़ी सी रिलीफ आएगी 3 महीने के लिए। उसके बाद अक्टूबर के बाद जब वो फिर आगे जाएंगे तो शनि के फैक्टर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन आप तब भी रहोगे किसमें, 7.5 में। फिर से कह रहा हूं, डे ड्रीमिंग से अपने आप को बचाना पड़ेगा। अब हम इस कॉम्बिनेशन को रीड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, शनि और सूर्य को लगाना है। क्या ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? शनि और सूर्य को अगर हम लगाने जाएं तो हम किस तरीके से देखेंगे? सैटर्न इज अ लॉर्ड ऑफ, सैटर्न और सन को देखना है। सैटर्न है लॉर्ड फर्स्ट का और आपके सेकंड का, जबकि सन जो है वो लॉर्डशिप रखता है कहाँ की? 8th हाउस की। 1 और 8 जो है ये परेशानी वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 1 और 8 ये परेशानी वाला कॉम्बिनेशन है, जबकि 2 और 8 ये अचानक से धन वृद्धि कर सकता है। अनसर्टेन अमाउंट, अनसर्टेनिटी फर्स्ट और सेकंड के साथ जुड़ रही है, तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन तात्कालिक रूप से ये क्या है? तात्कालिक रूप से ये दोनों के दोनों ही दुश्मन है, नेचुरल दुश्मन भी, तात्कालिक दुश्मन भी। इसलिए ये 1 और 8 का काम कर रहे हैं, 2 और 8 का काम नहीं हो रहा। धन को अचानक से बढ़ने नहीं दे रहे, ठीक है, जबकि पर्सनैलिटी को या धन को अचानक से घटने दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे नेगेटिव रोल काम कर रहा है, 8th हाउस की अनसर्टेनिटी लगा रहा है। इस चीज को समझिए। इस कारण से ये दोनों तरफ जा सकने वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये एक दूसरे के परस्पर दुश्मनों की दशाएं चलने के कारण इसमें नेगेटिविटी आ रही है इस समय। ये चीज एक हो रही है। दूसरा कि बुध के साथ अगर हम देखें तो शनि और बुध ये कॉम्बिनेशन है, 1 और 2 ये कॉम्बिनेशन है आपके लिए 6th हाउस एंड 9th हाउस का कॉम्बिनेशन। ये प्लस पॉइंट का काम कर रहा है, ये धन को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, और 1 और 6 थोड़ा सा बीमार करने की कोशिश कर रहा है। 1 और 9 भी राइज की बात कर रहा है, 2 और 6 भी धन के राइज की बात कर रहा है। 6th हाउस भी प्रोमिनेंट है और 9th भी प्रोमिनेंट है, इसीलिए घर छोड़ना ही पड़ेगा, दूर जाना ही पड़ेगा, तब जाके ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिवली वर्क करेगा। तीसरा कॉम्बिनेशन भी वहां बनता है, उसको भी देख लेते हैं। वो है आपके लिए सन एंड मर्क्यूरी को। अब आप सन एंड मर्क्यूरी को रीड करो, क्या ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है? ये है 8th हाउस का कॉम्बिनेशन, और ये है किसके साथ? 6 और 9 के साथ। 8 जो है वो अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी किसमें है? किस्मत में भी अनसर्टेनिटी दे दी इसने, और इसी ने ये कॉम्बिनेशन छठे के साथ 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है। 6 और 8 का कॉम्बिनेशन वैसे तो विपरीत राज्यों के तरीके से काम करता है, यानी कि जब बुरी परिस्थितियां आएंगी तब कुछ अच्छा कराएगा, ये उस वे में अच्छा है। बुरी परिस्थितियां आएंगी तब कुछ अच्छा कराएगा, उसके लिए अच्छा है। तो बुरी परिस्थिति जो चल रही है, अब आपको यहां से इस मोड से, डे ड्रीमिंग मोड से हटना पड़ेगा। आपके पास इमोशनल पावर है, आपके पास इमेजिनेशंस की पावर है, उसको यूटिलाइज करिए ताकि वो यूटिलिटी आपको आपके प्रोफेशन में राइज दे, तब जाके ये अनसर्टेनिटी वाला हाउस अचानक से लाभ दे पाएगा। 6 और 8 का कॉम्बिनेशन हम हर बार रीड करते हैं कि 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है विपरीत राज्यों के, तो ये तभी काम करेगा जब आप इस विपरीत परिस्थिति में उसको पॉजिटिवली यूज करेंगे। अगर आप उसे पॉजिटिवली यूज नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव कॉम्बिनेशन काम करेगा।
अगेन दिस इज अ बुध आदित्य योग, बट दिस इज 50-50, क्योंकि ये दोनों आपस में ये न्यूट्रल थे और इस समय तात्कालिक थोड़े से दुश्मन है। इस कारण से भी यहाँ पे भी परेशानी है, ये सूर्य शनि में भी परेशानी थी, इसलिए ये कॉम्बिनेशंस में ये रिजल्ट्स उतने फाइन नहीं आ रहे जितना फाइन आना चाहिए। ठीक है, तो अब इस ओवरऑल सिनेरियो से हमें क्या समझ में आता है? इस ओवरऑल सिनेरियो से हम ये समझ पाते हैं कि शनि जो है वो प्रयास कर रहा है अपनी पर्सनैलिटी देने का और अपना धन देने का, लेकिन शनि को परेशानी क्या, शनि इस समय यहां से चल रहा है तो पहले तो वो केतु से टकरा रहा है, अभी वो इस दुश्मन से लड़के इसको साइड लाइन करने की कोशिश कर रहा है अप्रैल तक। इसके बाद जाके वो जब इसको सुलझाएगा तब जाके उसे थोड़ी सी राहत मिलेगी। यहाँ पे एक और दो अपने और काम कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? इसको डिस्टर्ब कर रहा है सूर्य। तो यहाँ पे फॉर द टाइम आपको सूर्य का उपाय करना होगा ताकि वो कंट्रोल हो, अनसर्टेनिटीज को वो देख के जो यहाँ परेशानियां दे रहा है उसको थोड़ा सा कम करे। और संघर्ष में उपाय नहीं होगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। संघर्ष आप 6 नंबर, संघर्ष आप जितना करोगे उतनी आपकी किस्मत खुलेगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 और 2 की राइज है क्योंकि दशा है उसकी। 1 और 2 का स्वामी 1 और 2 फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में है और सेकंड हाउस की तरफ जा रहा है। वो आपको स्टेटस, आपको पर्सनैलिटी देना चाहता है, वो आपको धन देना चाहता है, लेकिन अगर उसे कोई रोक रहा है तो आपका थॉट प्रोसेस, आपका सबकॉन्शियस माइंड डे ड्रीमिंग में आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है। आपको बाहर हटना पड़ेगा, संघर्ष को करना पड़ेगा, तब जाके ये विपरीत परिस्थिति में काम कर सकने वाला यहाँ का बुधादित्य योग आपको मदद करेगा। अन्यथा ये दशा निकल जाएगी, कोई फिर फायदा नहीं। दशा भी पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की दशा है और साथ साथ में कहीं ना कहीं 10th हाउस के लॉर्ड की दशा है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की दशा है और 5th हाउस के लॉर्ड की दशा है। दशा बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि लॉर्डशिप में देख लीजिए 1st, 2nd, 5th और 10th की है, लेकिन शुक्र जो है वो दुश्मन के कैंप में फंस के पूरी तरीके से अपने आप को चलने नहीं दे रहा। ये मैरिज को भी डिस्टर्ब करेगा, ये आपकी सारी लग्जूरियस चीजों को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि शुक्र कारक है वाइफ का, शुक्र कारक है लग्जरी का, तो यहाँ पे दुश्मन में बैठा हुआ है तो वो इस चीज को परेशान करेगा। कहीं ना कहीं मैं आपको अगर बोल भी दूं कि आप व्यापार में उतरिए, तो व्यापार में इसलिए नहीं उतर सकते, एक तो चंद्रमा वो बहुत ही फ्लिकरिंग माइंड, दूसरी बात है कि ये जो व्यापार भाव है इस पे राहु और ये चीजें परेशान कर रही हैं। तो अभी फिलहाल आप अपने इमेजिनेशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कामों में जुड़िए जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा थोड़ा करके राइज करते हो, और दूर हटिए, अपनी जगह को छोड़ के जितना दूर जा सकते हैं वहां जाते हुए अपने काम को धीरे धीरे शुरू कीजिए, या फिर इस समय जो भी आपको जॉब मिली हुई है आप उसमें कैरी ऑन रहिए और अपनी क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप करके उसको फ्रूटफुल यूटिलाइज कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जो कुछ समय का संघर्ष है लेकिन आने वाले 2.5 साल में अचानक से वो धन दे दे, क्योंकि दशा तो पॉजिटिव है, 1st और 5th की दशा है, 2nd और 5th की दशा है। अगर इस दशा को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर गए संघर्ष करके, तो फिर आप अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन दशा को गवा देंगे। यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को समझाइए कि उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा, बाहर हटना है तो बाहर हट के संघर्ष करे, या जो भी वो डे ड्रीमिंग कर रहा है वो डे ड्रीमिंग को छोड़कर वर्क के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो ताकि वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स को निकाल सके। राहु यहाँ पे बैठा है, मान लिया कि ये खराब है, परेशान कर सकता है, लेकिन फिर भी नवमांश कुंडली में क्योंकि राहु आपके 2nd हाउस से कनेक्ट होता है, वो अचानक धन दे सकता है अगर आप समय रहते उसके ऊपर काम कर गए तब। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आपको अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा कि सिर्फ आपके सोचने से नहीं होगा। आप जो सोच रहे हो या तो उस इमेजिनेशन, उस क्रिएटिविटी को अपने प्रोफेशन के लिए यूज करें, अन्यथा संघर्ष करने के लिए थोड़ा सा अपनी जगह को छोड़ के दूर हट जाएं, अपने स्टेट से बाहर हट के कहीं ना कहीं हाथ पैर आप जैसे ही चलाएंगे वहां पे आपको काम जरूर बनता हुआ मिलेगा। धन्यवाद।